हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। आज की वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल हमारे लिए कितना यूजफुल है और एक एडिटोरियल से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, आज की वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आज की वीडियो में पहले मैं आपको हाईलाइट बता दूं, आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे, अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, हमारे को इंग्लिश की हिंदी करना नहीं आता है, ट्रांसलेशन हमारी वीक है, तो आप ट्रांसलेशन को अपना स्ट्रॉन्ग करोगे। जो जो टिप्स मैं आपको दूंगा, जिस तरीके से मैं एडिटोरियल को पढ़ूंगा, आप उसे रिलेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है ना। मान लेते हैं आपकी वोकैब भी वीक है, तब भी आप द हिंदू एडिटोरियल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी नई वोकैब आपको मिलेगी वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। एक आपकी आज की जो क्लास है वो हेल्प करेगी, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं या आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है, आपसे आरसी सोल्व नहीं होते हैं, आरसी में आपको दिक्कत आती है, इवन द हिंदू एडिटोरियल आपका मेंस लेवल का जो आरसी होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपको पता है मेंस लेवल में 2 आरसी तो आते ही आते हैं, कभी कभी 2 से 3 भी आ जाते हैं। तो द हिंदू अगर अपन रेगुलर पढ़ते हैं या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर अपन रेगुलर पढ़ते हैं, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट निकल के आते हैं। पहला मैंने आपको बताया, आपकी ट्रांसलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आप आरसी को अच्छे से समझ पाएंगे, मेंस लेवल का आरसी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे कर पाएंगे। इवन आपकी वोकैब, जो नई वोकैब मार्केट में जो चल रही होगी, मार्केट इन दी सेंस जो हमारे अभी एट प्रेजेंट जो भी वोकैब ज्यादा फेमस है या जो भी वोकैब नई इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वो सब आपको द एडिटोरियल से, द हिंदू एडिटोरियल से देखने को मिल जाएगी। उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप उससे फेमिलियर हो सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है, ग्रामर भी आपकी, जी हाँ, ग्रामर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके रिकैप हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं रिवीजन हो जाएगा आपका ग्रामर के रूल्स का। जो भी रूल्स हमने पढ़े होते हैं, या हो सकता है आपको रूल्स नहीं पता हो, तो वो भी इसमें कवर होगा। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो मेरा पार्ट आएगा, वो आपका पार्ट आएगा, जो मेरा सेक्शन आप कह लीजिए, मेरा जो पहला सेक्शन होगा वो होगा हिंदी ट्रांसलेशन का। मतलब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारी हेल्प करेगा मेंस लेवल आरसी में, प्री लेवल आरसी में, या क्लोज टेस्ट में, हर एक चीज में जिसमें भी रीडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके अंदर आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हेल्प करेगा। ठीक है। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं बताने वाला। ठीक है। सेकंड सेक्शन जो मेरा आएगा वो आएगा ग्रामर का सेक्शन। उसमें मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल से बताऊंगा कि ये ग्रामर के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप इस तरह से हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हो या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इस अप्रोच के साथ अगर आप पढ़ेंगे, तो आपका रीडिंग भी स्ट्रोंग होगा और ग्रामर भी स्ट्रोंग होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एडिटोरियल मैंने आपके लिए उठाया है। ठीक है। इसको जरा सा अपन कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं, जो भी चीजें से सीखने को मिलेगी उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन करेंगे, एक प्रॉपर कॉपी बनाएंगे, उसमें जो भी चीजें आपको नहीं सीखने को मिल रही है, जो भी वोकैब मिल रही है, उसको आप नोट डाउन करेंगे और उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, तो उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ओली बोर्ड, ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो भी, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ओली बोर्ड ने अभी अभी, ठीक है, अपना नया ब्रांच ओपन करा है। फर्स्ट ब्रांच है ये, पुणे में ओपन करा है। अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं या पुणे के आसपास अगर आप रहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टॉप फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकेश सर हैं, क्वांट की फैकल्टी हैं, बहुत ही फेमस, और इनका जो तरीका है बताने का, इनका तरीका बहुत ही शानदार है। पहले ये बिल्कुल इजी में बताते हैं, फिर ये क्वेश्चंस को मॉडरेट कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन अगर आपका लेवल बढ़ाए तो हमारे को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है ना। इनकी जो अप्रोच होती है वो लेवल के हिसाब से होती है। पहले जीरो लेवल का अप्रोच बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये लेवल को हाई करेंगे, बट आपको एक क्रक्स दे देंगे कि किस तरीके से हमारे को हर एक क्वेश्चन को डील करना है। बेसिकली ये फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी सब्जेक्ट का आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको डील कर सकते हैं। और कम टाइम में कैसे डील करना है वो उनकी स्पेशलिटीज है। ठीक है ना। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है इसके अंदर, बैचेस नए अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, आप नए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये एड्रेस है, अगर आप पुणे में रहते हैं तो ये आप एड्रेस सर्च करिए, या आप पुणे आने का सोच रहे हैं, पुणे में ऑफलाइन क्लास लगाने का सोच रहे हैं, तो आपको एक ओली बोर्ड ब्रांड के अंदर क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगर आप इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, इवन कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आप सब यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये वही एडिटोरियल है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है।
पूरा का पूरा वो एडिटोरियल है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब बन सकती थी वो आपको राइट हैंड कॉर्नर पे, ठीक है, आपको सारी इंपॉर्टेंट वोकैब मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें जो फ्रेजल वर्ड्स आएंगी वो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क कर रखा है। सब चीजें कॉन्सेप्चुअली डील करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से द हिंदू एडिटोरियल को इजी बना के पढ़ा जा सकता है। हार्ड नहीं, इजी बना के हमारे को पढ़ना है, हमारे को बिल्कुल भी अंग्रेज नहीं बनना है, हमारे को सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना, जितना हमारे को आता है हम उतनी ही हिंदी करेंगे और उससे ही इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे सामने जो आरसी आता है, आरसी में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको बस क्रक्स लेना होता है, भाई बोला क्या जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है आप थीम पहचान पाओ, आप समझ पाओ भाई क्वेश्चन जो आएंगे उसमें क्या लॉजिक लग रहा है। क्योंकि आपको पता है मेंस लेवल के जो आरसी होते हैं उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप जब भी कर सकते हैं जब आपको पूरा का पूरा आरसी का क्रक्स पता हो, क्या बोला जा रहा है, किस पे बात हो रही है, तब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो उसी की अप्रोच के साथ आज की एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपन एक बार जाके इसकी हेडिंग पर आते हैं, जिससे हमारे को पता लग जाए कि ये एडिटोरियल बात किस पे हो रही है, क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सीरिंग चेंजेस। अब देखिए सीरिंग का मतलब क्या होता है, सीरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस। अब आपको क्या करना है, डे वन से आपको क्या करना है, जब भी आप एडिटोरियल पढ़े तो आपको सबसे पहले ये कोई भी ऐसा वोकैब जो आपको जिसका मतलब ही नहीं पता, जिसका आपको काखा गा भी नहीं आता, आप कुछ मत करो, कॉपी पेन उठाओ, गूगल करो और एक बार उसको नोट डाउन करो, उसके बाद यहाँ पे पढ़िए। जैसे हमने पढ़ा सीरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस। अब आप पढ़ेंगे आगे चेंजेस, तो अब आप रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जितनी भी वोकैब एडिटोरियल में आएगी, मान लीजिए इसके अंदर 150 से 250 वर्ड्स होंगे, तो जरूरी तो नहीं है सारे वर्ड आपको नहीं आते होंगे। ऐसा हो सकता है आपको 150 में से 250 में से इनिशियल लेवल पे 10 से 20 वोकैब नहीं आती होंगी, बाकी सारी वोकैब तो आती होगी। तब जो आपको 10 से 20 वोकैब नहीं आती है, अगर आप उसको गूगल करके जो आती है उनके साथ पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे कि आपको पता लग गया सीरिंग का मतलब क्या होता है, सीरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस। उसके बाद आपने आगे चेंजेस पढ़ लिया, तो इसका मतलब कुछ गर्मी से रिलेटेड चेंजेस होने की यहाँ पे बात हो रही है। अब नीचे इसकी सब हेडिंग पढ़ लेते हैं। सब हेडिंग क्या बोली जा रही है, मेरे साथ साथ आपको जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, जो अप्रोच में लगा रहा हूँ, उसको एक बार अप्लाई करने की कोशिश करनी है। देखना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा हेल्थ सिस्टम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू चैलेंजेस फ्रॉम हीट वेव्स। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है, कैसे हमारे को हिंदी करनी है, बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा हेल्थ सिस्टम्स। अब बताइए हेल्थ सिस्टम की आपको हिंदी करने की जरूरत पड़ेगी क्या, आपको पता है भाई हेल्थ के जो भी सिस्टम्स है। अब आपको आगे आपने पढ़ा शुड बी। शुड बी का मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव मतलब रेस्पॉन्स देने का मतलब आपको पता है किसी भी बात का रिस्पॉन्स देना या रिस्पॉन्सिव होना, कोई भी चीज होने वाली है उसके लिए आप तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हेल्थ सिस्टम को शुड बी रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। काय के लिए रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, आगे टू लगा के बात को कंटिन्यू करा गया। काय के लिए रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, टू चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हमारे को देखने को मिलेंगे। किससे देखने को मिलेंगे चैलेंजेस, फ्रॉम, किससे, देखिए फ्रॉम का यूज हो रहा है, किससे देखने को मिलेंगे, हीट वेव से। जो गर्मी में हीट वेव्स चलेगी, हीट वेव्स का मतलब जो लू चलेगी, जो गर्म हवाएं चलेगी, उससे बचने के लिए, उससे जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके लिए हमारे को रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, हमारे हेल्थ सिस्टम को रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब देखिए जब भी टू आएगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर नाउन आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैलेंजेस एक नाउन, तो या तो आप टू के बाद नाउन लगाइए या टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्लियर है बात, ठीक है। तो बीच बीच में हमारा ग्रामर सेक्शन भी होता रहेगा। पहले मैं कोशिश करूंगा हिंदी से हिंदी, सॉरी इंग्लिश से हिंदी ज्यादा ट्रांसलेशन करें, आपको मैं बता सकूं अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन रखा है मैंने, जिसमें आप ग्रामर को जज करेंगे, ग्रामर के बारे में हम सोचेंगे कि ग्रामर को किस तरीके से यूज किया जाता है और ग्रामर के कौन से इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारे को याद रखें, जो अक्सर बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सब कुछ आपका टू दी पॉइंट होगा, सब कुछ एग्जाम से रिलेटेड होगा, कुछ भी ओवर एग्जाम नहीं होगा या ओवर सिलेबस नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा एडिटोरियल आपके सामने, सब हेडिंग हमने पढ़ ली। कहीं ना कहीं बात हो रही है हीट वेव्स की और हमारे सिस्टम को बोला जा रहा है, हेल्थ सिस्टम को, कि आपको तैयार रहना है, रेस्पॉन्सिव रहना है। क्लियर है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िएगा, देखिएगा एडिटोरियल कितना इजी लगता है। तो हमने पढ़ा फेब्रवरी 2023, फेब्रवरी 2023 की बात है, ओके। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो मौसम के बारे में हमारे को बताता है, उन्होंने रिसेंटली कहा है, रिसेंटली सेड,
इसकी हिंदी तो सभी कर लेंगे आई होप, ठीक है। ऐसे ही बस हिंदी इतनी इजी बना दूंगा आपके लिए द हिंदी एडिटोरियल कि आप कहेंगे इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। तो हमने पढ़ा द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली सेड, उन्होंने रिसेंटली अभी अभी कहा है, क्या कहा है, हैड बीन द वार्मेस्ट सिंस, ये अब तक का वार्मेस्ट मतलब देखिए एक हमारी डिग्री होती है, वार्म होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है वार्मर, एक होता है वार्मेस्ट, ठीक है। इसका मतलब सबसे हाई, इससे हाई कुछ नहीं। तो बोला जा रहा है द वार्मेस्ट सिंस, सिंस मतलब कब से बताया जा रहा है, 1901 से, मतलब 1901 से अब तक का सबसे वार्मेस्ट रहा है। वार्म मतलब गर्म, और सबसे ज्यादा गर्म रहा है, ठीक है ना। क्या गर्म रहा है, फेब्रवरी 2023, जो अभी फेब्रवरी चल रहा था, अभी 2 मार्च हो गया, जो हमारा फेब्रवरी चल रहा था वो अभी तक का सबसे गर्म रहा है, अगर हम 1901 से कंपेयर करें तो। ओके, क्या बोला जा रहा है आगे, विद द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर एट नियरली 29.54 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला जा रहा है कि अभी तक जो फेब्रवरी गई है हमारी 2023 में, अभी तक की सबसे गर्म फेब्रवरी रही है ये, अगर हम बात करें 1901 से, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, हमारे को देखने को मिला है, कैसे गर्म रही है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला विद द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एवरेज, वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कितना देखने को मिला है, 29.54 डिग्री सेल्सियस। इतनी तो हिंदी सब कर लेंगे, सबको समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है, क्लियर है बात। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला, बस इतना सा बोला जा रहा है कि फरवरी जो है सबसे गर्म रही है हमारी, उसमें टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 29.54 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, वाइल्ड फेब्रवरी, फेब्रवरी मतलब फेब्रवरी के चलते हमने क्या देखा, कंसीडर, फरवरी को कंसीडर किया जाता है, कैसा कंसीडर किया जाता है, स्प्रिंग एंड अ विंटर मंथ, स्प्रिंग और विंटर मंथ कंसीडर किया जाता है। अब स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग वो मंथ होता है, या वो आप कह लीजिए वो वेदर का वो वाला पार्ट होता है जब गर्मियां आने वाली होती है, ठीक है। जनरली इसको स्प्रिंग कंसीडर किया जाता है, या फिर विंटर मंथ ही, एक तरह से आप इसको विंटर मंथ ही कंसीडर कर सकते हैं। किसके द्वारा, बाय दी आईएमडी, आईएमडी क्या है यहाँ पे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्लियर है बात। इसके द्वारा इनको फेब्रवरी को स्प्रिंग या फिर विंटर मंथ कंसीडर किया जाता है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली पोस्ट, ये यूजुअली पोस्ट क्या करते हैं, जो भी टेम्परेचर ही पोस्ट करते हैं वो कैसा पोस्ट करते हैं, इन दी लो 20, मतलब वो 20 से कम ही रहता है। बट अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने 29.54 यहाँ पे करा है ना पोस्ट, इसका मतलब अब तक सबसे हाईएस्ट था, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है यूजुअली, अक्सर ये क्या करते हैं, इतना 20 से कम पोस्ट करते थे, बट इस बार ज्यादा पोस्ट करा है, तो इसका मतलब अब तक का जो फरवरी रहा है सबसे गर्म रहा है, क्लियर है बात। चलिए, इट इज ऑल्सो अपेरेंट, अब अपेरेंट का मतलब क्या होता है, इट इज ये एक, और ऑल्सो मतलब और, ये एक कैसा है, अपेरेंट है। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, मतलब इससे साफ समझ में आता है या साफ दिखाई देता है, डैट क्या दिखाई देता है, डैट देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल राइज, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ग्रेजुअल राइज देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअल राइज का मतलब लगातार कोई चीज बढ़ रही है, पिछले से लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसको अपन ग्रेजुअल इंक्रीज कहते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीज कहते हैं। कम होगी लगातार तो ग्रेजुअल डिक्रीज कहेंगे, और अगर बढ़ेगी तो ग्रेजुअल राइज कहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, हम देख सकते हैं कि साफ देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअल राइज का एक मामला आ रहा है हमारे सामने निकल के, जिसमें विथ मिनिमम टेम्परेचर, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अपनी स्केलिंग न्यू हाइट्स, स्केलिंग का मतलब बढ़ना, अपनी नई हाइट्स के ऊपर वो स्केल कर रहा है, मतलब नई हाइट्स के ऊपर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम टेम्परेचर का मतलब अपन मान लेते हैं हमारा जो मिनिमम, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है, और हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, इसका अपन कैसे पता लगाएंगे। देखिए, मिनिमम टेम्परेचर का मतलब आप एक काम करिए, इसको रिलेट कर लीजिए मिनिमम कट ऑफ से। अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें, एक काम करते हैं इंग्लिश से रिलेट करते हैं। मान लेते हैं मिनिमम हमारे जो कट ऑफ रहता है इंग्लिश में, वो कितना रहता है मिनिमम, यार 8 से 9 तो रहता ही है, ठीक है, 8 से 9 मिनिमम रहता है, और मैक्सिमम कितना चल जाता है, मैक्सिमम 15 तक चल जाता है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिला है कट ऑफ इंग्लिश का। तो यही बात की जा रही है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साफ देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअली राइज हो रहा है हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर था, मतलब हमारी जो मिनिमम कट ऑफ थी इंग्लिश की, वो 8 से 9 नहीं रही, अब वो भी नई हाइट्स को छू रही है, मतलब वो भी 12-13 पे पहुंच रही है मिनिमम कट ऑफ। इस तरीके से जो मिनिमम टेम्परेचर रहा है
वो भी अपनी नई हाइट्स पे पहुंच रहा है। यहाँ पे जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। वर्ड टू वर्ड हमारे को इंग्लिश की हिंदी नहीं करनी है, बस थोड़ा बहुत हमारे को यहाँ पर मीनिंग समझते हुए चल आगे बढ़े। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी कितना बढ़ गया है, 1.73 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जितना नॉर्मल हुआ करता था। ठीक है, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर रहता है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रहती थी, 15 रहती थी। अब वो कह रहे हैं इस 15 से भी एक पॉइंट और बढ़ने लग गई, मतलब 16 होने लग गई। ठीक है, कट ऑफ को टेम्परेचर से रिलेट करा जा रहा है। नॉर्मल कितनी रहती थी भाई, 15 रहती थी, अब 16 देखने को मिल रही है। टेम्परेचर अब अपन को 16 देखने को मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर भी इतना बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। एंड मिनिमम, और जो मिनिमम थी उससे भी कितना देखने को मिल रहा है, मिनिमम 0.81 डिग्री सेल्सियस अबव व्हाट इज यूजुअल, जितना यूजुअल रहा करता था, जितना पहले रहा करता था उससे भी 0.81 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ 8 से 9 रहा करती थी, अब उसमें भी इतना पॉइंट्स ज्यादा देखने को मिल रहा है, मिनिमम कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो बेसिकली बात ये कह जा रही है कि टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि उसकी जो मिनिमम बाउंड्री थी, ये जो मिनिमम बाउंड्री थी इसको भी वो ब्रेक कर रहा है, और जो इसकी मैक्सिमम बाउंड्री थी 15 हो या जितनी भी इसकी मैक्सिमम बाउंड्री हो उसको भी ये रीच कर रहा है, उसको भी ये एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब किसी भी चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या बोला जाता है। इन इट्स लेटेस्ट असेसमेंट, इट्स मतलब यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट्स प्रोनाउन का यूज करते हैं। इनका जो अभी लेटेस्ट हाल ही में असेसमेंट आया, असेसमेंट का मतलब इन्होंने जो आंकलन करा, इन्होंने जो चीजें निकाली, उसमें क्या बताया गया है, द IMD हैज सेड दैट दीज ट्रेंड, IMD क्या कह रहा है, IMD ये कह रहा है कि ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो ट्रेंड्स हैं आर लाइकली टू स्पिल ओवर। अब ये जो ट्रेंड्स है, ये जो बढ़ता हुआ है, सब में बढ़ रहा है, मिनिमम एवरेज में भी बढ़ रहा है, मैक्सिमम एवरेज में भी बढ़ रहा है। ये जो ट्रेंड है लाइकली, ऐसा संभव है, लाइकली का मतलब ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि ये स्पिल ओवर हो जाए इनटू समर। स्पिल ओवर का मतलब होता है और ज्यादा गिर जाना या और ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, इसके सेंस में आएगा कि ये जो एवरेज है ये और ज्यादा बढ़ सकता है जैसे ही हम समर के अंदर घुसेंगे। अभी तो समर आया नहीं है, अभी तो फरवरी है। फरवरी को क्या काउंट किया जाता था, स्प्रिंग, मतलब समर आने वाला है, या फिर विंटर मंथ कब माना जाता था। बट फरवरी में ही देखा जा रहा है इतना हाई टेम्परेचर है, तो समर में क्या होगा सोचिए। यहाँ पर ऐसी बात IMD के द्वारा कही गई। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न में, सेंट्रल में, नॉर्थ वेस्ट में, जो कि इंडिया के जो जितने भी पार्ट है, इंडिया के कौन से पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, आर एक्सपेक्टेड टू पोस्ट अबव नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसी संभावना है, आर एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पोस्ट करेंगे। पोस्ट का मतलब वो बताएंगे या डालेंगे क्या चीज, कि उनका जो अबव नॉर्मल टेम्परेचर है, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है वो अबव जाएगा, मतलब वो बढ़ेगा। साफ सीधी बात है। इन पार्ट्स में, इन जो इंडिया के जितने भी पार्ट है, इसमें एक्सपेक्टेड है ऐसा कि इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। क्लियर है बात, बहुत इजी तरीके से अपन इसको इंग्लिश की हिंदी करते जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हीट वेव्स ड्यूरिंग मार्च में आर लाइकली टू ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या कहा जा रहा है, हीट वेव्स जो है ड्यूरिंग, हीट वेव्स क्या है, कब चलेंगी, मार्च और मई में चलेंगी। हीट वेव्स जो है वो मार्च और मई में चलेगी। आर लाइकली, ऐसा माना जा रहा है, लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी बताना। आर लाइकली, पीछे अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना, है ना। हीट वेव्स ड्यूरिंग मार्च एंड मई आर लाइकली ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि जो हीट वेव्स है मार्च और मई में वो बहुत ज्यादा चलेंगी। कहाँ पे ज्यादा चलेंगी, ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ज्यादातर पार्ट है उसके अंदर मार्च से लेके मई में हीट वेव्स आपकी चलेंगी। ठीक है ना, ड्यूरिंग यूज होता है समय के बीच, मतलब समय की ड्यूरेशन को बताने। तो मार्च और मई के अंदर जो हीट वेव चलेंगी वो ज्यादातर पार्ट्स में चलेंगी इंडिया के। क्लियर है, एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, फॉर द नॉर्थ इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, इनको छोड़ने के बाद, इनको छोड़ने के बाद, फॉर द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को आप छोड़ दो, जम्मू और कश्मीर को छोड़ दो, उत्तराखंड को छोड़ दो, हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो, केरला को छोड़ दो, और कोस्टल कर्नाटका को आप छोड़ दो। इनको अगर अपन छोड़ दे तो जो हीट वेव चलेगी वो मार्च से मई में चलेगी, ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको धीरे धीरे क्लियर हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अ हीट वेव, ये जो हीट वेव है इज व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर आर ओवर 45 डिग्री सेल्सियस और इफ टेम्परेचर आर 4.5 डिग्री सेल्सियस ओवर व्हाट इज नॉर्मल फॉर द रीजन। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जो हीट वेव है, ये हीट वेव कब चलती है, इज व्हेन, क्या बोला जा रहा है, अ हीट वेव, हीट वेव इज, हीट वेव क्या है, जब व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, जो उनका एक्चुअल में मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किसके ऊपर निकल जाए, 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री से ज्यादा अगर गर्मी है तो मतलब वहां पे हीट वेव चल रही है। या फिर और का मतलब क्या होता है, या फिर इफ, यदि टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जितना उस एरिया का या उस रीजन का नॉर्मल रहता है। क्या समझे आप इससे, क्या समझे, देखिए आरसी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि हम किसी भी रीजन का कैसे मानेंगे उसमें हीट वेव ज्यादा चल रही है, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें या तो उस पर्टिकुलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर चले जाए, या फिर उस पर्टिकुलर रीजन का जो भी टेम्परेचर यूजुअल रहता था, नॉर्मली जितना भी टेम्परेचर रहता था, फॉर एग्जाम्पल वहां पे 30 डिग्री रहता था, मतलब 30 डिग्री से आज तक ज्यादा नहीं गया, 30 डिग्री से आज तक ज्यादा नहीं गया, या उनका नॉर्मली एवरेज उन्होंने जो निकाला था वो रहता था भाई हमारा जो टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं जाता है। अगर मान लो उस 30 में से वहां पे 34.5 डिग्री चले गया तो इसका मतलब वहां पे भी हीट वेव है या वहां पे हीट वेव चलेगी। यहाँ पे ये गणित लगाई गई है, क्या गणित लगाई गई है, या तो ओवरऑल 45 डिग्री से ज्यादा जाता हो, ठीक है, तब वहां पे हीट वेव चलेगी, या जितना भी उनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है अगर उससे 4.5 डिग्री ज्यादा चल जाए तो मतलब वहां पे हीट वेव्स चलेंगी। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सभी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडीज, क्लाइमेट चेंज स्टडीज हैव रिपोर्टेड, जो क्लाइमेट चेंज की जो स्टडीज है उन्होंने रिपोर्ट करा है, ऐसा बताया, कैसा बताया, जो क्लाइमेट चेंज है हैज एक्सर्बरेटेड, वो हमारा और ज्यादा एग्जैबरेटेड कर देगा, क्या एग्जैबरेटेड कर देगा, द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया। अब देखिए एग्जैबरेटेड का मतलब होता है मेक रोशन, और ज्यादा, कोई चीज पहले से ही खराब है आपने और ज्यादा खराब कर दी, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है एग्जैबरेटेड, ठीक है, एग्जैबरेटेड का मतलब ये है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये और ज्यादा हीट वेव को क्या कर देगा, हीट वेव के इम्पैक्ट को और ज्यादा खराब कर देगा हमारे इंडिया के लिए, क्लाइमेट चेंज। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। अब आप जब इसकी हिंदी कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या कर देगा, हैज एग्जैबरेटेड कर देगा इम्पैक्ट को, जो कि हीट वेव्स है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी हीट वेव्स है उसके इम्पैक्ट को और ज्यादा डैश कर देगा। अब इस डैश का अगर आपको वोकैब का मतलब नहीं पता होगा तो आपको गूगल करना है और वोकैब का मतलब देख कर आना, फिर आप देखो आप सेंटेंस खुद ब खुद बना लोगे, हिंदी कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अ लैंसेट स्टडी, लैंसेट स्टडी है कोई, यहाँ पे हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी स्टडी क्या कहती है, उनकी स्टडी ये कहती है, रिपोर्ट, उनकी स्टडी ये रिपोर्ट करती है, अब 55% राइज, एक 55% का जंप राइज देखने को मिला है किसमें, इन डेथ में, डेथ में, ड्यू टू, किस कारण, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट के कारण, एक्सट्रीम गर्मी के कारण, एंड दैट एक्सेसिव हीट, और ये जो एक्सेसिव हीट है ऑल्सो लीड टू अ लॉस ऑफ 162.7 बिलियन पोटेंशियल लेबर हार्स, मतलब कहा जा रहा है एक तो इसमें डेथ देखने को मिला इस हीट के, इस हीट के चलते, और ये जो बढ़ती हुई हीट है, बढ़ती हुई गर्मी है, ये ऑल्सो कारण बनी है, लेड मतलब कोज बनना, ये कारण बनना, किसका कारण बनी है, टू अ लॉस, लॉस मतलब नुकसान होना, किसका नुकसान होना, इतने बिलियन पोटेंशियल लेबर हार्स का, लेबर हार का मतलब ये हो गया, मान लीजिए जो लेबर है, जनरली जो लेबर होती है, जो लेबरर होते हैं, मजदूर होते हैं, देखिए यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, लेबर मतलब होता है मजदूरी, लेबरर होता है नाउन जिसका मतलब होता है मजदूर खुद, लेबर मतलब होता है मजदूरी, ये होती है वर्ब, और लेबरर मतलब होता है नाउन, मतलब लेबर का मतलब होता है मजदूर। अगर आप मजदूर बोलना चाहते हैं तो आपको लेबरर बोलना पड़ेगा, अगर आप मजदूरी बोलना चाहते हैं तो आप लेबर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लेबर जो मजदूरी जो घंटे हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है, पोटेंशियल मतलब बहुत ही अच्छे, मजबूत, पोटेंशियल लेबर हार्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हीट पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अब जो लेबर होंगे वो कम काम करेंगे क्योंकि गर्मी में उनकी एनर्जी डाउन होगी बहुत जल्दी, वो कम काम करेंगे, तो डेफिनेटली अगर अपन देखें तो घंटों का लॉस हो रहा है, मतलब हार्स का लॉस हो रहा है उनका, जो काम वो 5 घंटे में कर सकते थे वो काम अब उनको 9 से 10 घंटे लग जाएंगे करने में, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हीट ज्यादा होगी। क्लियर है बात।
अमंग इंडियाज के लेबर्स के अंदर, ठीक है ना, इंडिया के जो लेबर हार है उसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी देखने को मिली। क्लियर है बात? 2021 का ये डाटा शो करता है। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? ये पूरा का पूरा हमने आधा आर्टिकल पढ़ लिया, समझ में आया क्या? देखिए अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो आपके मन में क्या बैठा हुआ है भाई? आपके मन में ये बैठा हुआ है भाई, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि अब तक का जो फरवरी है वो सबसे ज्यादा वार्म रहा है, इसमें इतना डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है, जबकि यूजुअली क्या होता था 20 के अंदर अंदर टेम्परेचर रहता था। तो इससे हमें साफ देखने को ये मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ग्रेजुअली हमारा जो टेम्परेचर है वो मतलब राइज हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, उसका मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। और इनका जो अभी अभी असेसमेंट निकल के आया वो ये कहता है कि भाई गर्मी में क्या हाल होगा, जो फरवरी में ये हाल है तो गर्मी में क्या हाल होगा। और जो ज्यादातर पार्ट है इंडिया के उसमें बहुत ज्यादा हीट वेव देखने को मिलेगी, कब? मार्च और मई में। ठीक है, और ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहां पर ठंड रहती है वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, उनको अगर हटा दे तो। क्लियर है बात? और एक हीट वेव कब मानी जाती है? एक हीट वेव जब मानी जाती है जब किसी भी रीजन का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से या तो अबव चल जाए या उनका जो यूजुअल टेम्परेचर रहता है वो उनका बढ़कर 44.5 डिग्री बढ़ जाए, तब वहां पे मान सकते हैं वहां पे हीट वेव चलेगी। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज ने क्या करा है, हीट वेव के इम्पैक्ट को और ज्यादा खराब कर दिया है क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। और एक लैंसेट स्टडी ये कह रही है कि 55% तक तो डेथ देखने को मिली है और इतना ज्यादा लॉस देखने को मिला है लेबर हार्म। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है सभी को? चलें आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाए। तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आप एक नजर डाल लो इन वोकैब पे। एक बार वोकैब को आप अच्छे से पढ़ लो जिससे कि इसकी हिंदी करने में हमारे को दिक्कत ना हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्लाइड को भी। क्या बोला जा रहा है, द सीरिंग टेम्परेचर, सीरिंग मतलब वही एक्सट्रीमली हीट जो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है ओवर द ईयर्स, जो बहुत काफी सालों से फैला हुआ है। ये क्या कर रहा है, हैव इम्पैक्टेड, ये इम्पैक्ट डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, द याइल्ड ऑफ व्हीट, मतलब हमारा जो व्हीट है, जो अनाज है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। क्यों डाल रहा है इफेक्ट, देखिए आगे रीजन बताया गया। क्या रीजन बताया गया, इंडिया प्रोड्यूस करता था, मतलब इंडिया ने प्रोड्यूस करा है 106.84 मिलियन टन ऑफ व्हीट इन 2021 एंड 22। देखो यहाँ पे ईयर मेंशन करना, 2021 और 22 में हमारा इतना टन प्रोड्यूस हुआ है व्हीट। ठीक है, किसमें, क्रॉप सीजन में, जो भी क्रॉप सीजन रहता है उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये लेस है, कम है, किससे कम है, 109.59 मिलियन टन हुआ करता था 2020-21 में। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन किस में हो रहा है, 2021-22 में कितना हुआ है, अभी हाल ही में इतना हुआ है 106.84, और पहले कितना होता था 109.59। तो देखो पहले से कम हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर है ये हमारे वीट के ऊपर भी असर डाल रहा है। अब वीट के ऊपर क्यों असर डाल रहा है, आगे इसके बारे में हो सकता है बताया गया हो। ये आपका हेल्प करेगा पैराजम्पल को सोल्व करने में भी, पैराजम्पल को सोल्व करने में भी एडिटोरियल आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप इस वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया, इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। अब इंपैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। क्यों इंपैक्ट आया, ड्यू टू होटर देन यूजुअल मार्च, क्योंकि मार्च के अंदर जो पहले मार्च हुआ करता था उससे अब के मुकाबले अगर अपन देखें, पहले से अगर आप कंपेयर करें तो अब का जो मार्च है वो बहुत ज्यादा होटर है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, डेट इम्पैक्टेड, जो कि इम्पैक्ट डाल रहा है, ये डेट मार्च के लिए आया है, ये मार्च जो है इम्पैक्ट डाल रहा है द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज, क्योंकि मार्च के अंदर जो क्रॉप होती है, जो फसलें होती है, उनका जो है ग्रोथिंग फेज होता है, मतलब उस समय वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो उस समय पे अगर ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी तो जो क्रॉप है वो खराब होने लगेगी। तो इस कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, खराब ज्यादा हो जाएगा, जितना प्रोड्यूस करा उसमें से खराब ज्यादा हो गया, तो बेसिकली जो नेट प्रोड्यूस है वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो हीट वेव है ये हमारा क्रॉप के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले क्या बताया गया था, पहले बताया गया था ये हमारे क्या कहते हैं डेथ भी हो रही है इससे, और हमारे जो लेबर हार हैं वो भी कम हो रहे हैं। अब दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि ये हमारे लिए क्रॉप के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब हो सकता है ये आपके डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, अगर आपने इसको इस तरीके से पढ़ा होगा
तो आप डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अच्छा लिख कर आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है ये टेम्परेचर को लेके, हीट वेव्स को लेके, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से आप एडिटोरियल को अगर ये सोच के पढ़ेंगे ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, तब आप उसमें से बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, मतलब आप उसका ऑप्टिमल यूज कर पाएंगे। ऑप्टिमल यूज आप जब भी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे ये डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है या ये हमारे एग्जाम में आ रहा है, तब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। What these temperatures means, इस टेम्परेचर का मतलब क्या है। मीन्स फॉर दिस ईयर मॉनसून आर येट अनक्लियर, इस टेम्परेचर का जो भी मतलब है इस साल के लिए, इस साल के मॉनसून के लिए, ईयर्स मतलब इस साल का जो मॉनसून है उसके लिए अनक्लियर है, अभी क्लियर नहीं है क्या इफेक्ट आएगा। एज इट इज ओनली आफ्टर, ये क्या पता चलेगा, मार्च के बाद पता चलेगा। एज इट इज, इसका पता कब चलेगा, ओनली आफ्टर, मार्च के बाद पता चलेगा। दैट ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल, जब ग्लोबल फोरकास्ट जो मॉडल्स हैं आर बेटर एबल टू एनालाइज सी सरफेस कंडीशन एंड क्रेडिबल एक्स्ट्रापोलेट। अब इसकी हिंदी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए तो उसको टुकड़ों में बांट लो और धीरे धीरे उसकी हिंदी करो। कैसे हिंदी करेंगे, इट इज ओनली आफ्टर मार्च, मार्च के बाद पता चलेगा। दैट ग्लोबल फोरकास्ट, जो हमारी ग्लोबल फोरकास्ट है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है या ग्लोबल कंपनी है जो फोरकास्ट करती है, बताती है क्या रहेगा टेम्परेचर, उनके जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा एबल है, मतलब करने के लिए लायक है या करने के लिए समर्थ है। क्या करने के लिए समर्थ है, टू एनालाइज, एनालाइज करने के लिए, क्या एनालाइज करने के लिए, सी सरफेस कंडीशन, जो सी सरफेस की कंडीशन है, मतलब पानी के ऊपर जो भी कंडीशन है, मतलब पानी से भी बहुत ज्यादा पता लगता है कि गर्मी पड़ेगी या ठंड पड़ेगी, ठीक है। एंड क्रेडिबली एक्स्ट्रापोलेट, क्रेडिबली का मतलब होता है क्रेडिबली का मतलब क्रेडिबल मतलब बहुत ज्यादा ये विश्वास कर सकते हैं हम इस पे, क्रेडिबल है, अच्छी है। अब एक्स्ट्रापोलेट को समझते हैं, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, ये जो भी ओपिनियन लेकर आएंगे उस पर हम क्रेडिबिलिटी दिखा सकते हैं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। कब पता चलेगा, मार्च के बाद पता चलेगा। अब आपके आरसी में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि भाई कब अच्छे से पता लग पाएगा, कब इन ऑर्गेनाइजेशन को पता लग पाएगा। अगर आप इस तरह से आरसी को पढ़ेंगे तो आप एक ही सेकंड में बता देंगे भाई मार्च के बाद पता लगेगा। अगर आप सीधा सोचेंगे कि भाई क्वेश्चन पढ़े फिर क्वेश्चन की लाइनें यहाँ ढूंढे आरसी में फिर हम उसका आंसर लगा लें, तो आप काफी स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, क्योंकि मेंस में इंडायरेक्ट बहुत ज्यादा पूछेगा। अगर आप एक बार में आरसी को इस तरह से पढ़ लेंगे, अभी आपकी इनिशियल फेज है, टाइम ज्यादा लगेगा, और धीरे धीरे आपको टाइम कम लगने लगेगा, तब आप बहुत अच्छे से इसका क्रक्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 3 of the last 4 years, बोला जा रहा है जो लास्ट के 4 साल थे उसमें से जो 3 साल थे, सो अबव नॉर्मल रेनफॉल, जो लास्ट के 4 साल थे, देखिए इसकी हिंदी कैसे करेंगे। 3 ऑफ सिलेक्शन हो रहा है, 3 का सिलेक्शन किया, किसमें से करा, द लास्ट 4 ईयर, लास्ट के 4 सालों में से 3 का सिलेक्शन करा। लास्ट के जो 4 साल थे उसमें से जो 3 साल थे उसमें ऐसा देखा गया, सो मतलब देखा गया अबव रेनफॉल, रेनफॉल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हुई है, जितनी रेनफॉल होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हुई है। कहां पर, इन इंडिया में, इंडिया के अंदर। प्राइमरली, प्राइमरली का मतलब ये प्राइम रीजन है, ठीक है ना। प्राइम रीजन क्या है, ड्यू टू ला लीना। अब देखिए ये ज्योग्राफी अगर आप जो भी पढ़ता है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 2 कंसेप्ट होते हैं। कौन से कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है ला लीना कंसेप्ट, एक होता है अल नीनो कंसेप्ट। इसके बारे में डीपली अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ। जब ला लीना इफेक्ट होगा, ला लीना का मतलब ये एक स्पेनिश वर्ड है, यहाँ पे लीना का मतलब, ये जो नीना लिखा है ना इसका मतलब है, यहाँ पे नीला का मतलब है लिटिल गर्ल। क्या मतलब है, नीला का मतलब लिटिल गर्ल। वहां पे नीना को लिटिल गर्ल कहते हैं स्पेनिश में, और नीनो को कहते हैं लिटिल बॉय। बस आप इतना सा समझ लीजिए, नीना को कहते हैं लिटिल गर्ल और नीनो को कहते हैं लिटिल बॉय। तो इसमें ये होता है जब ला नीना इफेक्ट लगता है तब रेनफॉल ज्यादा होती है, और जब अल नीनो पड़ता है तब ड्राई बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लास्ट के 3 साल हैं उसके अंदर रेनफॉल ज्यादा को देखने को मिली है, क्योंकि वहां पे ला नीना इफेक्ट लगा है इन 3 सालों में। आगे बोला जा रहा है और कूलर देन, और ठंडा रहा है, देखो बारिश ज्यादा पड़ेगी तो ठंड भी तो पड़ेगी ना, और कूलर देन यूजुअल टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर यूजुअल रहता था उससे थोड़ा सा ठंडा रहा है। इन दी कहाँ पे रहा है, इन दी इक्वेटोरियल पैसिफिक, इक्वेटोरियल पैसिफिक के अंदर ज्यादा पानी देखने को मिला है, मतलब ज्यादा बरसात देखने को मिली है, और बहुत ज्यादा थोड़ा सा कूलर देखने को मिला है टेम्परेचर के अंदर। वाइल, जबकि, वाइल का यूज होता है जबकि, जबकि दिस इज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेड है टू सब्सिडाइज, सब्सिडाइज का मतलब कम करना,
बैलेंस करना, एक तरह से कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम करा जाए, सब्सिडाइज करा जाए। सब्सिडाइज वेदर, इस वेदर को सब्सिडाइज किया जा सकता है, जबकि ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा ऐसा अपन सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि इसको सब्सिडाइज किया जाता है, इट विल किया जा सकता है, इट विल इवेंचुअली स्विंग टू एन एल नीनो, जैसे ही ये स्विंग करेगा, जैसे ये जाएगा अपना एल नीनो इफेक्ट पे, तो ये जो ठंड है, ये जो रेनफॉल ज्यादा हुआ है, ये मतलब ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अवे फ्रॉम इंडिया कोस्ट रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है ना, अवे हो जाएगा, मॉइस्चर धीरे धीरे अवे हो जाएंगे, कहां से, इंडिया का जो कोस्ट है, ठीक है, रिमेन्स टू बी सीन, जो अभी देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ जाऊं, क्या बोला जा रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, द इंटरप्ले बिटवीन लोकल वेदर एंड क्लाइमेट इज कॉम्प्लेक्स एंड वाइल इट इज टेम्पटिंग टू बैलेंस। पहले यहां तक करते हैं, कॉम्प्लेक्स तक। क्या बोला जा रहा है, द इंटरप्ले, पहले तो इंटरप्ले का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, इंटरप्ले का मतलब होता है कोई दो बाउंड्रीज, द वे इन विच टू और मोर थिंग्स हैव एन इफेक्टेड टू ईच अदर, मतलब कोई भी ऐसी बाउंड्री है जिसमें आसपास दो जनों को फर्क पड़ रहा है अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द इंटरप्ले, इंटरप्ले बिटवीन लोकल वेदर, जो लोकल वेदर है, और जो पूरा का पूरा क्लाइमेट का वेदर है। लोकल वेदर का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा ठंड रहती है, और एक पूरा अगर ग्लोबल अगर अपन बात करें या पूरे क्लाइमेट की बात करें, तो देखिए कहीं ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, तो दोनों के बीच में जो इंटरप्ले हो रहा है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, एंड वाइल इट इज टेम्पटिंग, ये टेम्प्ट कर रहा है। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अपीलिंग और अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, या आप कह लीजिए ये ऐसा इफेक्ट डाल रहा है, कैसा इफेक्ट डाल रहा है, टू ब्लेम राइजिंग हीट वेव्स इंटेंसिटी, ये क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, राइजिंग कर सकता है हीट वेव में, हीट वेव की जो इंटेंसिटी होती है, मतलब कितनी ज्यादा हीट वेव पड़ेगी, ठीक है ना, किसके चलते, एज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के चलते, ये क्या कर सकता है, ब्लेम कर सकता है, ब्लेम का मतलब हो रहा है यहाँ पे राइज कर सकता है हीट वेव की और ज्यादा इंटेंसिटी। कैसे इंटेंसिटी को, ये जो वेदर है, लोकल वेदर बढ़ रहा है और जो मेन वेदर बढ़ रहा है, ये क्या कर सकता है, हीट वेव की इंटेंसिटी को और ज्यादा तेज कर सकता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चलते। आगे बढ़ते हैं। दिस साइंस कंटिन्यूज टू बी अनसर्टेन, इसके पीछे की जो साइंस है वो अभी तक अनसर्टेन है, अभी तक इसके बारे में निश्चित नहीं पता लग पाया ऐसा वाक्य में क्यों हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिस हाउएवर शुड बी अ वेकअप कॉल, यहाँ पर जो भी हो, इससे पता लगता है जो भी हो, शुड बी, हमारे को शुड बी मतलब क्या रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल मतलब जाग जाओ, सतर्क हो जाओ। वेकअप कॉल है काय के लिए, टू बटरेस, बटरेस का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, काय के लिए, टू बटरेस पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हमें अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, बटरेस करना चाहिए, एंड मेक देम, और उनको बनाना चाहिए, मेक देम मोर रेस्पॉन्सिव, और उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। थीम ही ये था, कैसा बनाना चाहिए, मेक देम मोर रिस्पॉन्सिव, किसके लिए, टू दी चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आएंगे कहां से आएंगे, फ्रॉम राइजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर से राइज हो रहे हैं, टेम्परेचर से जो बढ़ रहे हैं, जो टेम्परेचर का जो बढ़ना है उससे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमारे जो पब्लिक हेल्थ है उसको बटरेस होना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसका क्रक्स समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ जाते हैं। सेवरल स्टेट, और कुछ स्टेट है, हैव एक्शन प्लान, उनके पास एक्शन प्लान है, एंड अर्ली वार्निंग इनिशिएटिव, और उनके पास बहुत ही जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी, पहले से वार्निंग इनिशिएटिव्स है, बट इनएडिक्वेट, उनके पास ये सब तो है, बट के बाद कोई नेगेटिव बात होगी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव बात हुई है, देखो सब पॉजिटिव बात हुई, कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनके पास एक्शन प्लान भी है और अर्ली वार्निंग इनिशिएटिव्स भी हैं, बट लेकिन इनएडिक्वेट आउटरीच है, आउटरीच का मतलब पहुंचना, वहां तक पहुंच नहीं है, इनएडिक्वेट, पर्याप्त आउटरीच नहीं है, कहां तक, पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया, जो हमारा रूरल इंडिया है वहां तक उनकी आउटरीच नहीं है, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, सब समझ में आ रहा है आपको। अगर आप जब कभी भी पैराजम्बल को मिलाएंगे तो एक तरफ पॉजिटिव बात को मिलाएंगे, दूसरी तरफ आप नेगेटिव बात को मिलाएंगे। क्लियर है, अलोंग विथ, और इसी के साथ साथ प्रोमोटिंग न्यूवर क्रॉप वेराइटीज, और कहा जा रहा है इसी के साथ साथ प्रोमोट करने की जरूरत है नई क्रॉप वेराइटीज को, डेट मैच्योर अर्ली, जो कि बहुत जल्दी, मैच्योर मतलब बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है, मतलब बन जाती है, देयर शुड बी ग्रेटर स्ट्रेस ऑन एडिंग फार्मर, ये क्या कर रहा है, मतलब क्या क्या कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, बोला क्या जा रहा है यहाँ पर,
ऐसी कुछ क्रॉप की वैरायटी है जो बहुत ज्यादा पक रही है, क्योंकि हीट वेव ज्यादा बढ़ रही है, टाइम के जल्दी ही पक रही है, तो देयर शुड बी, ये एक क्या है, शुड बी का मतलब ऐसा हो सकता है एक ग्रेटर स्ट्रेस आ जाए, स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज नेगेटिव हो जाए, स्ट्रेस आ जाए आपके ऊपर, ऑन एडिंग फार्मर, इसका मतलब क्या है, एडिंग करने की जरूरत है फार्मिंग को टू ट्विक सोइल, अपनी जो सोइल है उनको ट्विक करने की जरूरत है। ट्विक का मतलब होता है एक फाइन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे कि वो जल्दी नहीं पके, जल्दी पकेगी तो देखो क्वालिटी भी डिस्टर्ब होगी, टेस्ट भी डिस्टर्ब होगा, एक तरह से आप कह लीजिए वेस्ट हो जाएगा वो, तो उनको ट्विक करने की जरूरत है, सोइल को कुछ अपना एडजस्टमेंट करने की जरूरत है सोइल के अंदर फार्मर्स को, एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और उनको अपने अंदर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी इंक्लूड करना चाहिए, मतलब अगर उनको लग रहा है हीट वेव ज्यादा हो रही है तो हो सकता है पानी ज्यादा देते, या उनकी जो भी प्रैक्टिस रहेगी वो फार्मर्स को ज्यादा पता है। अभी हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं क्या करने की जरूरत है, उनको सोइल के अंदर ट्विक करने की जरूरत है, कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, उनको वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्या करने के लिए, टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस, टू अडेप्ट का मतलब इसमें ढलने के लिए, इसमें इस हीट वेव में, या ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं एटमोस्फेयर में, टेम्परेचर में, अगर इनके साथ उनको ढलना है तो उनको एक तो ट्विक करना पड़ेगा सॉइल को, और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई हीट वेव्स अब एकदम से तो रुकेंगे नहीं, साइंस अभी अनसर्टेन है, तब तक इनको क्या करना चाहिए, फार्मर्स को ही अपने ऊपर, अपने एंड पे जितना उनसे हो सकता है उनको ट्विक करने की जरूरत है, अपने मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से क्रॉप को बचा सकते हैं, क्योंकि क्रॉप अगर बचेगा तो बहुत ज्यादा हमारे को बेनिफिट मिलेगा, क्रॉप खराब जाएगा तो फार्मर का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी पूरी की पूरी, हम एक तरह से इंडिया क्या कह लें, हम पूरी की पूरी कंट्री को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को कह सकते हैं टेम्परेचर से बहुत ज्यादा नुकसान, इसलिए हीट वेव्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो अब बताइए, हमारा पूरा एडिटोरियल हो चुका है, ठीक है, आपको बातें समझ में आई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बनते हैं यदि, तो मैं आपके लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बना के लेकर आऊंगा, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप बिना आरसी पढ़े वापिस से आंसर दे देंगे ना, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देखिए मैं आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट है, और आरसी में किस तरीके से पूछ सकता है, आरसी में वो ये पूछ सकता है कि फार्मर को क्या चेंजेस करने की जरूरत है कि वो इस एटमॉस्फेयर में या इस टेम्परेचर में वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, उनको सोइल में ट्वीक करना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारे ऑप्शन में दे रखे होंगे, तब आप बहुत जल्दी इंटेंस मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप उनमें आंसर लगा पाएंगे, और आपका जो आंसर होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। क्लियर है ना बात। अब अपन इस सेक्शन के बाद चलेंगे ग्रामर सेक्शन पे, ग्रामर सेक्शन में देखेंगे इस एडिटोरियल से ग्रामर के क्या ऐसे रूल थे, क्या ऐसे तरीके थे जो हम सीख सकते थे, ठीक है। तो अभी क्लास यहीं तक रखते हैं, क्लास काफी लंबा हो जाए तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा ग्रामर सेक्शन डालूंगा, ग्रामर प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमको सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू। अगर आप वापस से एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, अगर आप पुणे में हैं या पुणे में आने की सोच रहे हैं, पुणे के आसपास हैं, तो आप ओले बोर्ड की ऑफलाइन सेंटर यूज कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी हैंड होल्डिंग करी जाएगी, हर एक पर्सपेक्टिव के लिए आपको देखा जाएगा, जो भी आपके वीक पॉइंट है उसको बैठ के डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अच्छे से अपनी बैंक की प्रिपरेशन करने का, तो आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक में आपको हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।